चलिए तो फिर अपन शुरू करते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे बुक द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, जो कि बेंजामिन ग्रैहम के द्वारा लिखी गई है। ये मेरी कुछ बहुत ही पसंद की किताबों में से एक है, जो कि इन्वेस्टिंग के बारे में बहुत अच्छा नॉलेज हमको प्रोवाइड करती है। टाइमलेस इंफॉर्मेशन है, ऐसी है जो कई साल से इस्तेमाल में आ रही है एक्टिवली मार्केट में। 1949 में पब्लिश हुई ये किताब जो है इंटेलिजेंट इन्वेस्टर। इसमें तरह तरह की इन्फॉर्मेशन हमको प्रोवाइड किए हैं। जो जो इन्फॉर्मेशन इसमें दी है, मेरे कुछ बहुत पसंद के जो सब्जेक्ट्स हैं इसमें, क्या क्या बातें उन्होंने की हैं, क्या क्या टॉपिक्स उन्होंने डिस्कस किए हैं, वो अपन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो फिर चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है वैल्यू इन्वेस्टिंग। अब देखिए, वैल्यू इन्वेस्टिंग एक ऐसा टर्म है जो जितना भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग होती है उसमें इसका बहुत बड़ा रोल होता है वैल्यू इन्वेस्टिंग का, और ये एक बहुत लंबा टॉपिक है एक्चुअली में। तो अपन वैल्यू इन्वेस्टिंग को थोड़ा सा आराम से समझते हैं। ग्रैहम इसमें बोलते हैं वैल्यू इन्वेस्टिंग में कि इसको किसी भी स्टॉक को, देखिए वैल्यू इन्वेस्टिंग एक्चुअली में होता क्या है, सबसे पहले ये समझ लेते हैं। तो चलिए वैल्यू इन्वेस्टिंग को सबसे पहले समझते हैं कि वैल्यू इन्वेस्टिंग एक्चुअली में होता क्या है। तो वैल्यू इन्वेस्टिंग का मतलब होता है एक्चुअली में किसी भी प्राइस, किसी भी स्टॉक की क्या वैल्यू है। ठीक है, क्या उसकी जो इंट्रिंसिक वर्थ है वो क्या है। ठीक है, क्या वो अंडर वैल्यूड है, क्या वो ओवर वैल्यूड है। तो अंडर वैल्यूड और ओवर वैल्यूड के बारे में जिसका बहुत ज्यादा आप लोगों ने आरएसआई सुना होगा, है ना, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स के बारे में सुना होगा आपने। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडिकेटर के बारे में एक्चुअली में, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडिकेटर जो है वो एक्चुअली में हमें क्या बताता है, कोई भी स्टॉक अंडर वैल्यूड है कि ओवर वैल्यूड है। ये एक्चुअली में अगर आप इसके भरोसे, अगर आप सिर्फ आरएसआई के भरोसे देखेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो अपन इसको केवल एक मापदंड नहीं लेंगे, अपन इसके आगे भी डिस्कस करेंगे कि एक्चुअली में क्या होता है। तो क्या है कि कोई भी स्टॉक है, बॉन्ड है, वो अगर उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू, जो उसकी एक्चुअल वैल्यू है, उससे वो अंडर वैल्यूड है, तब हमको उसको परचेज करना होता है वैल्यू इन्वेस्टिंग में। अब ये जैसा कि हमने बताया, ये वैल्यू इन्वेस्टिंग एक इतना लेंदी टॉपिक और इतना अच्छा टॉपिक है जिसको इस वीडियो में अकेले डिस्कस करना ठीक नहीं। इसके लिए अलग से पूरा हम एक पीस बनाएंगे, जिसमें अलग से अपन पूरी क्लास इसमें रखेंगे, जिसमें अपन डिस्कस करेंगे कि एक्चुअली में वैल्यू इन्वेस्टिंग होती कैसे है, कैसे हम कैसे यूज करते हैं हमारी उसमें। और एक बढ़िया आपको एक पूरा पोर्टफोलियो भी दिखाएंगे, जिस पोर्टफोलियो में हम वैल्यू इन्वेस्टिंग के बेसिस पे स्टॉक्स पिक करते हैं। ठीक है, और वैल्यू इन्वेस्टिंग सबको आनी चाहिए, है ना, क्योंकि ये आपको लॉन्ग टर्म मार्केट में कैसे रहना है, पेशेंस वगैरह बहुत सारी चीजें इसमें अपन आगे डिस्कस करेंगे। अब अपन अगले पर चलते हैं। वैल्यू इन्वेस्टिंग आई होप कि क्लियर हुआ होगा। वैल्यू इन्वेस्टिंग का एक बार फिर से अगर थोड़ा सा रिवाइज करें, अंडर वैल्यूड स्टॉक, यहाँ पे जो वर्ड है वो है अंडर वैल्यूड। जो प्रॉफिट जिससे निकलता है वो निकलता है अंडर वैल्यू से। ठीक है, आप जब जब भी मार्केट में आप परचेजिंग करेंगे वो अंडर वैल्यूड स्टॉक्स की करेंगे। इनको कैसे एनालाइज करना होता है, उनकी एनालिसिस कैसे होगी, तो फंडामेंटल वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटीज को एनालाइज करके, जैसा कि इसमें दिए है ना, मार्केट ट्रेंड्स के बेसिस पर नहीं बल्कि फंडामेंटल वैल्यू के बेसिस पर। तो इनके फंडामेंटल्स को कैसे देखना होता है, बैलेंस शीट वगैरह कैसे देखनी है, मैनेजमेंट का क्या है नहीं है ना, ईयर बाय ईयर प्रॉफिट, ये सारी चीजें इसी के अंदर आती हैं। और इसको अपन बाद में एक फुल्ली डिटेल्ड वीडियो में डिस्कस करेंगे। पहला पॉइंट है वैल्यू इन्वेस्टिंग। दूसरा पॉइंट देखते हैं, फिर है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। अब मार्जिन ऑफ सेफ्टी अगर अपन बहुत बेसिक टर्म्स में बोलें तो होता है हेजिंग। ठीक है, हेजिंग होता है। फिर उसके बाद में एक होता है जिसको अपन बोलते हैं स्टॉप लॉस। अब सेफ्टी तो एक ऐसी चीज है जो आपको मार्केट में रखनी है। ठीक है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे देयर इज एन इनेट रिस्क। अब अपन देखते हैं कि ग्राहम साहब ने क्या बताया इसके बारे में। ग्राहम हाईलाइट द कॉन्सेप्ट ऑफ मार्जिन ऑफ सेफ्टी विच इज द डिफरेंस बिटवीन इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटी एंड इट्स मार्केट प्राइस। ठीक है, अब इसमें क्या बोल रहे हैं, हेजिंग वगैरह तो किस में यूज होता है, ज्यादातर लोग किस में यूज करते हैं, ऑप्शंस में आपने वर्ड सुना होगा। लेकिन इसमें ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि भाई जो इंट्रिंसिक वैल्यू है किसी भी सिक्योरिटी की और उसका जो मार्केट प्राइस है, इंट्रिंसिक वैल्यू जो अपन ने अभी डिस्कस किया कि भाई एक्चुअली में उसकी क्या वैल्यू, और फिर मार्केट उसको क्या वैल्यूएशन प्रोवाइड दे रहा है, उसके बीच में जो डिफरेंस है उसको उन्होंने बोला इन्वेस्टर शुड फोकस ऑन द सिक्योरिटीज विद सिग्निफिकेंट मार्जिन ऑफ सेफ्टी टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम पोटेंशियल लॉसेस। उन्होंने बोला कि भाई जो बड़े लॉसेस हैं उससे बचाने के लिए, क्योंकि आप समझ कर चलिए कि भाई इंट्रिंसिक वैल्यू और मार्केट प्राइस दोनों एकदम आसपास चल रहे हो किसी के। ठीक है, तो भाई कुल मिलाकर के पहली बात तो अंडर वैल्यूड तो मान ही नहीं सकते उसको, है ना। अंडर वैल्यूड कब रहेगा, जब इंट्रिंसिक वैल्यू जो है, एक्चुअल वैल्यू जो है वो काफी कम है,
और मार्केट प्राइस में ऑलरेडी मतलब जो गैप है वो बहुत ज्यादा होना चाहिए। अगर आपको फिर से एक बार थोड़ा सा क्लियरली समझाएं तो देखिए, इंट्रिंसिक वैल्यू अगर बहुत कम है किसी भी स्टॉक की, तो इसका मतलब है कि कंपनी की स्थिति जो है वो उतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि इंट्रिंसिक वैल्यू एक्चुअल वैल्यू होती है। ठीक है, जैसे समझ कर चलिए कि कोई भी कंपनी है, उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू है 10 रुपए की। ठीक है, अगर अपन थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को समझे, 10 रुपीज की। और मार्केट वैल्यू है, अपन इसको दो अलग अलग नाम दे देते हैं, इंट्रिंसिक वैल्यू आईवी और मार्केट वैल्यू एमवी। ठीक है, मार्केट वैल्यू है इसकी, एक सेकंड, मार्केट वैल्यू है इसकी 50 रुपए। तो हमें क्या समझ में आता है इसमें, हमें ये समझ में आता है कि भाई ये जो मार्केट वैल्यू है वो इससे कितनी इंट्रिंसिक वैल्यू से 50 है ना, 50 रुपीज ज्यादा है। तो ये क्या बताता है हमको, ये हमें ये बताता है कि ये जो स्टॉक है ये ओवर वैल्यूड है ना। ये स्टॉक जो है वो ओवर वैल्यूड है। अगर मान लीजिए कि भाई हमको पता है कि ये जो स्टॉक है ये ऑलरेडी 10 रुपए की इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू है और इसकी मार्केट वैल्यू जो है वो 60 रुपए की चल रही है, तो हमारे लिए क्या ये स्टॉक अच्छा रहेगा लेना, जिसकी मार्केट वैल्यू इतनी ज्यादा हो गई है ऑलरेडी। तो ये ओवर वैल्यूड है, ओवर वैल्यूड हमें नहीं लेना, हमें क्या लेना है, अंडर वैल्यूड। तो हम क्या करेंगे, जिसकी इंट्रिंसिक वैल्यू 50 रुपए हो और मार्केट वैल्यू अभी 30 रुपए चल रही है, तो ये हमारे लिए ज्यादा अच्छा है, क्योंकि हमको पता है इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू ज्यादा है। तो जब भी ये जो स्टॉक है अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू को, क्या होता है कि अगर एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको बोलते हैं प्राइस डिस्कवरी, ठीक है, मार्केट में हमेशा ये प्रोसेस लगातार चलती रहती है। इसको अपन आराम से डिस्कस करेंगे क्योंकि काफी एक एडवांस टॉपिक है, बट प्राइस डिस्कवरी हमेशा होती है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का कॉन्सेप्ट बस इतना ही बोलता है कि भाई जितना ज्यादा जो गैप है वो अच्छा होना चाहिए, गैप डिफरेंस जब अच्छा रहेगा तो आप में एक सेफ्टी रहेगी, क्योंकि इंट्रिंसिक वैल्यू जो है वो हमेशा क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। अगर इंट्रिंसिक वैल्यू कम है, अब ऐसे आप अचानक से इंट्रिंसिक वैल्यू अपने हिसाब से, मतलब इसका जो कैलकुलेशन होता है ना वो इतना ईजी नहीं होता कि आप एक किसी पैरामीटर को आपने ले लिया और उस बेसिस पे आपने इंट्रिंसिक वैल्यू निकाल ली। वो आपको काफी सारी चीजें इसमें देखनी होती हैं जो अपन आगे डिस्कस करेंगे, इसको कैसे करते हैं, है ना, इसकी प्रोसीजर क्या होती है, बट ओवरऑल यही बोल रहे हैं इसमें। फिर उसके बाद बात करते हैं अपन मिस्टर मार्केट के बारे में। ये हमारी सबसे पसंद की थ्योरी है इनकी, मिस्टर मार्केट थ्योरी। ठीक है, मिस्टर मार्केट। अब मिस्टर मार्केट की जो थ्योरी है ये क्या कहती है, Graham uses an analogy of Mr. Market to illustrate the irrational behavior of the stock market. He advises investors to treat market as a business partner who offers, ठीक है, who offers, उन्होंने कहा कि जो मार्केट है उसको आप एज अ बिजनेस पार्टनर ट्रीट करें, जो कि आपको डेली बाय सेल प्राइसेस बट प्रोन टू इमोशनल स्विंग्स। इन्वेस्टर शुड टेक एडवांटेज ऑफ मिस्टर मार्केट्स ओकेजनल इरेशनैलिटी rather देन बीइंग इन्फ्लुएंस्ड बाय इट। ठीक है, बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट। इन्होंने कहा कि भाई जो मार्केट है वो ऑलरेडी इरेशनल है। हम ये बात जानते हैं कि मार्केट इरेशनल है। इरेशनल का मतलब होता है कि भाई उस क्यों वो क्या करता है वो कोई नहीं जानता। इरेशनल को अपन एक और वर्ड इस तरीके से कह सकते हैं, अनप्रिडिक्टेबल है। आप एकदम से उसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। बहुत ही कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म होते हैं, बहुत सारी चीजें अंदर चलती रहती हैं, कंपनियों के अंदर चलती रहती हैं, ओवरऑल इकोनॉमी में चलती रहती हैं। तो इस वजह से उसका प्रिडिक्शन करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अगर आप उसका एग्जैक्ट प्रिडिक्शन कर पाओ तो आपको दोबारा कभी कोई काम करने की जरूरत ही नहीं है, स्टॉक मार्केट से आप रोज ही कमाओगे, राइट। लेकिन आप क्या कर सकते हो इस समय में, आप ये कह सकते हो कि मिस्टर मार्केट नाम का उन्होंने एक इंडिविजुअल क्रिएट कर दिया और उन्होंने कहा कि भाई ये जो इंडिविजुअल है ना, ये इंडिविजुअल आज से हमारा बिजनेस पार्टनर हो जाए। ठीक है, अब वो जो बिजनेस पार्टनर है वो क्या कर रहा है, हु ऑफर्स डेली बाय और सेल प्राइसेस, वो हमको डेली बेचने या खरीदने के बारे में बताता है। ठीक है, खरीदने बेचने के प्राइसेस के बारे में बताता है। जैसे कि आप लोग समझते हैं कि जैसे इंडियन मार्केट है, हमको पता है कि वो मंडे टू फ्राइडे हमें मौका देगा कि क्या खरीदना है क्या बेचना है वो हमें बताएगा। बट प्रोन टू इमोशनल स्विंग्स, इमोशनल स्विंग्स से प्रोन है। ये चीज बहुत इंटरेस्टिंग है। इमोशनल स्विंग्स का क्या मतलब है, इमोशनल स्विंग का मतलब ये नहीं है कि मार्केट अपने आप में इमोशनल है। इसका मतलब है कि जो लोग मार्केट पार्टिसिपेंट्स हैं वो इमोशनल हैं। ठीक है, रिटेलर्स इमोशनल हैं और ज्यादातर इंसान एक इमोशनल जीव है ही। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि भाई हमें अभी आगे इसमें एक दो और कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको अपन डिस्कस करेंगे तो उसमें और इमोशन समझ में आएगा, फियर एंड ग्रीड समझाएंगे। ठीक है, अभी के लिए इतना ही समझते हैं कि मिस्टर मार्केट नाम के इस इंडिविजुअल से हमें ये समझना है कि भाई रोज अपॉर्चुनिटी मिलेगी, हमें उससे ये नहीं होना चाहिए कि इरेशनल है, हमें समझ नहीं आता।
और इसको कैसे हैंडल करना है वो भी अपन इसमें डिस्कस करेंगे आगे। फिर होता है डिफेंसिव इन्वेस्टिंग। डिफेंसिव इन्वेस्टिंग क्या है? डिफेंसिव इन्वेस्टिंग में होता है ग्राहम इनकरेजेस डिफेंसिव इन्वेस्टिंग व्हिच इन्वॉल्व्स मिनिमाइजिंग द रिस्क बाय डाइवर्सिफाइंग वंस पोर्टफोलियो अक्रॉस डिफरेंट एसेट क्लासेस एंड इंडस्ट्रीज। बड़ा ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट उन्होंने बताया कि भाई डाइवर्सिफाई कीजिए अपने इन्वेस्टमेंट्स को। हमने अक्सर देखा है ज्यादातर लोग क्या होता है ऑप्शन में घुसने तो हम ऑप्शन ट्रेडर हैं अपने आप को कहते हैं। कभी भी आप ऐसा कोई दिक्कत नहीं है कि आप जो ऑप्शन वाले हैं, ऐसा कहीं भी नहीं लिखा हुआ है किसी भी रूल में कि ऑप्शन ट्रेडर जो है वो स्टॉक्स में नहीं जा सकते, मतलब नॉर्मली कैश बाइंग नहीं कर सकते। सब कुछ कर सकते हैं और करना भी चाहिए, ठीक है, जो कि हम भी करते हैं, हम दोनों में इन्वेस्ट करते हैं। मगर ज्यादातर कैसे इन्वेस्टमेंट्स होते हैं ये सारी चीजें धीरे धीरे करके आपके साथ शेयर करेंगे विद पोर्टफोलियो। और अभी अपन आगे बढ़ते हैं, चलिए। उसके बाद है एनालाइजिंग स्टॉक्स। अब ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। अब इसको आपको समझना है। इसमें उन्होंने बताया कि भाई क्या क्या फैक्टर्स आपको देखने हैं स्टॉक एनालिसिस में। अब ये एक इतना बड़ा और इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको अपन एक पैराग्राफ, छोटे से पैराग्राफ में नहीं समझा सकते, ठीक है, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे टर्म्स हैं जो आप लोगों को समझने हैं, जैसे अर्निंग स्टेबिलिटी, डिविडेंड हिस्ट्री, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ, ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स। और जिसमें कि उन्होंने कुछ रेशियोज भी बताया, जिसमें उन्होंने बताया कि प्राइस टू अर्निंग रेशियो को देखें और स्टॉक कितना अट्रैक्टिव है खरीदने के लिए वो देखें। तो इसको अपन स्टॉक एनालिसिस वाले चैप्टर में आगे चल के अपन डिस्कस करेंगे और बकायदा इसमें विद एग्जांपल, विद बैलेंस शीट्स को कैसे पढ़ना है, सारी चीजें अपन देखेंगे। उसके बाद में आ जाता है मार्केट फ्लक्चुएशन। मार्केट फ्लक्चुएशन का मतलब होता है बेसिकली मार्केट की अनप्रिडिक्टेबिलिटी, ठीक है। मार्केट ग्राहम एडवाइसेस इन्वेस्टर्स टू एम्ब्रेस मार्केट फ्लक्चुएशंस एंड यूज देम टू देयर एडवांटेज। Instead of fearing market downturn, investors should view them as opportunities to purchase quality stocks as discounted prices. बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। उन्होंने कहा मार्केट तो फ्लक्चुएट करता ही है, इससे डरने की बजाय इसका हम एडवांटेज की तरह यूज करें कि जैसे मार्केट जिस तरह से अपसाइड गया, ठीक है, जैसे मार्केट अपर साइड पर गया तो उसके बाद फिर जब वो नीचे आता है तो उस समय हम क्या कर सकते हैं, हम परचेजिंग कर सकते हैं। डिस्काउंटेड प्राइसेस मतलब होता है कि जितनी की उसकी प्राइस थी उससे कम में अपने को मिल जाए, ठीक है। फिर एक बार अगर अपन थोड़ा पिछले पॉइंट से कनेक्ट करें तो जैसा कि इंट्रिंसिक वैल्यू, मार्केट वैल्यू गिर गई, इंट्रिंसिक वैल्यू से गिर गई, है ना, तब अपने को डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल गया, ठीक है। अब आ जाते हैं अगले पर, इन्वेस्टर साइकोलॉजी। इन्वेस्टर साइकोलॉजी में वो बताते हैं कि बेसिकली कौन कौन सी चीजें हैं जो कि एक इन्वेस्टर को इफेक्ट करती हैं, ठीक है। ये बुक चूंकि ऑप्शंस के पर्सपेक्टिव से नहीं लिखी हुई है इसलिए इन्वेस्टर यूज किए हैं, बट ये कुछ ऐसी चीजें जो आप दोनों जगह यूज कर सकते हैं, है ना, ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप इसी पे यूज करें। और अब चलिए इसमें अपन समझते हैं जो साइकोलॉजी ऑफ इन्वेस्टिंग एंड द कॉमन पिटफॉल्स विद दैट इन्वेस्टर्स फेस सच एज फॉलोइंग, ठीक है, क्राउड स्पेक्यूलेशन, इमोशनल डिसीजन मेकिंग। अब इन्होंने बताया कि भाई डिसिप्लिन जो है उसका इंपॉर्टेंस क्या है ना, ऑब्जेक्टिविटी एंड लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। अब इस चीज को बिल्कुल ध्यान से समझिए। देखिए क्या होता है कि मार्केट में एक जो बहुत बड़ा की फैक्टर होता है वो होता है एज, ठीक है, मार्केट एज। ये एक इतना अच्छा टॉपिक है, इसको अपन आराम से डिस्कस करेंगे। अभी के लिए इन्वेस्टर साइकोलॉजी में समझना बहुत जरूरी है कि डिसिप्लिन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आपकी, है ना, आपकी ट्रेडिंग में। तो अपन आगे क्या करेंगे, जब पोर्टफोलियो के साथ अपन डिस्कशन करेंगे तो अपन देखेंगे कि डिसिप्लिन ट्रेडर एक्चुअली मूव कैसे करता है, ठीक है। पिछले 5 साल में हमने जो भी एक्सपीरियंस लिया है इन्वेस्टिंग के स्पेस में, चाहे वो ऑप्शन साइड में हो, चाहे वो नॉर्मल ईटीएफ्स में हो, चाहे वो स्टॉक्स में हो, सभी चीजों में अपन डिस्कस करेंगे धीरे धीरे करके। अब आ जाते हैं म्यूचुअल फंड वाले टॉपिक पे। म्यूचुअल फंड्स इतने ज्यादा पॉपुलर हो चुके हैं, बैंक्स ने इनको बहुत पॉपुलर कर दिया है, ठीक है। अब Graham discusses benefits and limitations of investing in mutual fund. He advises investors to choose fund with strong track record, low fees and conservative investment approach. ठीक है, ये बहुत ही सिंपल सा उन्होंने बात बोली कि भाई म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टिंग करने के अपने फायदे और नुकसान है, ठीक है। उन्होंने बताया कि स्ट्रॉन्ग ट्रैक रिकॉर्ड वगैरह देख के लो फीस और कंजर्वेटिव इन्वेस्टमेंट अप्रोच। इसको अपन कैसे चुनना है म्यूचुअल फंड को, ये भी अपन आगे चल करके डिस्कस करेंगे। म्यूचुअल फंड का एनालिसिस कैसे किया जाता है, कहाँ से करना है, कौन से सॉफ्टवेयर आपको यूज करने हैं, है ना। अब आजकल के समय सब कुछ डिजिटल हो गया। जब ये किताब लिखी गई थी तब ऐसा कुछ भी नहीं था, लेकिन अपने पास आज बहुत सारे डेटा अपने पास अपने फिंगर टिप्स पे अवेलेबल है। उसको कैसे करना है वो आगे आपके साथ डिस्कस करेंगे। फिर होता है मार्केट टाइमिंग। ये एक इतना इतना इंपॉर्टेंट चीज है जिसको इस बुक में बहुत अच्छा, एटलीस्ट हमें ऐसा लगा कि ये बुक उस जितने साल पहले, इतने सालों पहले इस बुक को लिखा गया, 69 की बुक है ये, है ना।
69 नहीं, 1949 की बुक है ये, ठीक है। 1949 की जो बुक है उस समय इन्होंने कहा था, मतलब और पहले, ठीक है। 1949 की बुक में इन्होंने मार्केट टाइमिंग के बारे में बताया था। अब मार्केट टाइमिंग क्या होता है, तो ग्राहम ने बताया कि भाई, कहा कि जो Graham argues against market timing, a practice of trying to predict the short-term market movement. He emphasizes that it's nearly impossible to consistently time the market correctly, and that long-term investing within fundamental is a more reliable strategy. हम इस बात से 110% एग्री करते हैं कि भाई देखिए, शॉर्ट टर्म में मार्केट को प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल होता है इन कंपैरिजन टू लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म में आपको सिर्फ फंडामेंटल एनालिसिस करना है और उसके बाद आपको उस स्टॉक को लेकर के बैठ जाना है, ठीक है। परसेंटेज वाइज भी अगर आप देखें, जो अच्छे स्टॉक्स हैं विद इन 2 ईयर्स आपको बहुत अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। लेकिन वहीं आप अगर ऑप्शंस में प्रिडिक्ट करें, ऑप्शन में तो टाइमिंग का और भी बड़ी वैल्यू आ जाती है, क्योंकि हमें पता है थीटा डीके वगैरह होते हैं, उसको भी अपन आगे डिस्कस करेंगे। बट ओवरऑल मार्केट टाइमिंग का बहुत बड़ा रोल होता है। उसमें और भी चीजें आ जाती हैं कि आप कब है, जैसे कि अभी जैसे हमें पता है कि भाई जब मार्केट क्रैश किया, तब अगर आपने किसी स्ट्रॉन्ग कंपनी के साथ अपने स्टॉक्स खरीद लिए तो आपको 100% डिस्काउंट पे, मतलब 100% नहीं भी तो आपको डिस्काउंट पे मिला, है ना। अब वो डिस्काउंट बाइंग जो हुई, वो जब रिकवर करेगा तो आपको पता है बहुत बड़े रिटर्न देगा, राइट। तो ये मार्केट टाइमिंग ही तो है एक तरह की। लेकिन इन्होंने कहा कि भाई शॉर्ट टर्म एनालिसिस मत कीजिए, लॉन्ग टर्म आप इन्वेस्ट कीजिए। वो आपको एक अच्छी कंपनी के साथ अगर आप रहेंगे तो आपको बहुत श्योर शॉट आपको रिटर्न देगी, ठीक है। उसके बाद में उन्होंने बताया है, जो फाइनल पॉइंट है हमारा, वो है इन्वेस्टर बिहेवियर के बारे में। ये है इन्वेस्टर बिहेवियर, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। इसमें इन्होंने बताया कि भाई जो है ना इन्वेस्टर्स हैं, उनमें एक सेल्फ अवेयरनेस और सेल्फ कंट्रोल होनी चाहिए इन्वेस्टिंग के समय। सेल्फ अवेयरनेस कहीं ना कहीं एक चीज है इसमें कि ये जो ओवरऑल इन्वेस्टिंग होती है और जो स्टॉक मार्केट की जर्नी है, ओवरऑल ये एक सेल्फ डिस्कवरी की भी जर्नी है। क्योंकि इसमें जो भी लोग सक्सेसफुल हुए उनमें बहुत बढ़िया इमोशनल कंट्रोल रहता है, ठीक है। वो आप में भी आ जाएगा, कोई भी चीज नहीं है, हर चीज प्रैक्टिस एंड टाइम है। जितना ज्यादा अब हमें 5 ईयर्स में जो सीखने मिला, हो सकता है हमारे साथ 20 ईयर्स वाले हमसे बहुत ज्यादा जानते हैं, ठीक है। हमने ये बुक्स पढ़ करके ही हमें पहली बार पता चला कि क्या क्या चीजें आप और सीख सकते हो। तो वो आई होप कि सब नोट्स से आप लोगों को भी बेनिफिट होगा, तो आगे आप लोग भी जल्दी इन सब चीजों को कैप्चर कर पाएंगे। अब समझते हैं इसमें। उन्होंने बताया कि भाई ग्रीड, फियर एंड ओवर कॉन्फिडेंस से बचना है अपने को, है ना। पुअर इन्वेस्टमेंट डिसीजंस को लाते हैं। इन्वेस्टर शुड फोकस ऑन देयर ओन एनालिसिस एंड शुड नॉट बी स्वेड बाय अदर ओपिनियंस ऑफ अदर, ठीक है। अब यहाँ पे समझिए, ग्रीड और फियर ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, ठीक है। ग्रीड का मतलब होता है जब एग्रेसिव बाइंग करने के लिए रेडी हैं लोग, जब लोग पैसा इन्वेस्ट करने के लिए रेडी है मार्केट में। फियर का मतलब क्या होता है, फियर का मतलब होता है कि भाई व्यक्ति इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, लोग वो बच रहे हैं मार्केट में इन्वेस्ट करने से। और ओवर कॉन्फिडेंस का मतलब क्या होता है कि भाई लोग सोच रहे हैं कि हाँ भाई हमारा तो एनालिसिस एकदम सही है। अब ये इन दोनों का एक तरह का मिक्सचर बोल सकते हो। जैसे ओवर कॉन्फिडेंस का मतलब किसी ने कह दिया कि अब तो बिल्कुल अच्छा समय नहीं है अभी इन्वेस्ट करने के लिए, बिल्कुल ओवर कॉन्फिडेंस है, भले उसके पीछे कोई रिसर्च हो नहीं हो। अनफॉर्चुनेटली इस तरह की आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी दुनिया में। विद दैट बीइंग सेड, अपना जो काम है वो ये है कि उन्होंने कहा कि भाई आप अपना एनालिसिस कीजिए। और इस पर्टिकुलर सीरीज से, ये बुक सीरीज है, ओवरऑल जो इन्वेस्टिंग सीरीज है, फाइनेंशियल अवेयरनेस की सीरीज है, इसमें हम एनालिसिस करना ही बस सीखेंगे। कौन सा खरीदना है, कौन सा नहीं बेचना है, ये सब आपको नहीं सोचना है। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे कोई भी चीज को परचेजिंग डिसीजन जो होता है वो हमेशा एक ही चीज से लिया जा सकता है, जिसको बोलते हैं नॉलेज के साथ, ठीक है। नॉलेज के साथ। अब हमारा काम है इसके साथ में अपने इंटेलिजेंट परचेजिंग डिसीजंस लेना। हमारा काम है आगे चल करके, कोई बोलना चाहिए रैशनली हमें सोचना कि भाई आखिर करके एक मार्केट रन कैसे होता है, कैसे उसको हम अपने बेनिफिट के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है। और आगे किसी को हिंदी में भी नोट्स चाहिए हो तो बताइएगा, हिंदी में भी अवेलेबल हो जाएंगे। कुछ ऐसे टॉपिक्स थे इसमें जो काफी लेंदी टॉपिक्स थे। लेंदी कहने से ज्यादा जरूरी है कि इतने इंपॉर्टेंट थे कि बहुत जरूरी था कि आपके साथ में इनका डिस्कशन एक डिफरेंट वीडियो में हो, एक सेपरेट वीडियो में हो, जिसमें कि अपन आगे चल करके वैल्यू इन्वेस्टिंग के बारे में पढ़ेंगे और साथ ही साथ में पढ़ेंगे हम कि कैसे स्टॉक एनालिसिस करना है, ठीक है। और उसके बाद आई होप कि आप लोगों को लॉन्ग टर्म इससे फायदा हो, है ना। चलिए तो फिर इतना ही है अभी आज के वीडियो में, नेक्स्ट में मिलते हैं। ओके।